तो देखो आज के क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पहले कुछ है ना क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप तुरंत तुरंत देख के भी आंसर दे सकते हैं। चलिए बताइए फर्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म इज शोन बाय इथाइल एसीटोएसीटेट। इथाइल एसीटोएसीटेट, इसको आप केवल है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन ना माने, अभी तक आइसोमेरिज्म में जो पढ़ाई हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने रखा हुआ है। ओके, तो चलिए आपको प्रॉब्लम क्या होगा, इथाइल एसीटोएसीटेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। आप में से लगभग 60% लोग ये स्ट्रक्चर नहीं जानते। इथाइल एसीटोएसीटेट, एसीटेट मतलब 8 जब लगा रहे ना लास्ट में तो समझ जाना ईस्टर है। 8 अगर लगा रहे तो समझ जाना कि ये ईस्टर है, और ईस्टर का स्ट्रक्चर में आपके पास होगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इथाइल एसीटोएसीटेट एक तरफ लगाओ, इथाइल CH3 CH2, और फिर लगाओ एसीटेट CH2 CH3। ये रहा तुम्हारे पास इथाइल एसीटोएसीटेट। इथाइल एसीटोएसीटेट देख के बताइए ये कौन सा जीआई मतलब कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? बिल्कुल नहीं शो कर सकता, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर। ये जीआई शो नहीं करेगा, कोई जीआई शो नहीं करेगा। अब बताओ क्या ये कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यहां से एक हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो ये कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म शो करेगा। इज दिस क्लियर? देखो द फॉलोइंग कंपाउंड शोज, इस कंपाउंड में हम आपको एक चीज बता दें, ये वाला जो साइट है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे आप ना जाएं, आप बस इस साइट को देख के बताइए जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। इस साइट को देख के बताइए जीआई शो करेगा या नहीं। क्या ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है या नहीं? नहीं सर। वेरी गुड। कारण क्या है कि ये दोनों ग्रुप सेम है सर, सेम ग्रुप है। हाँ, तो ये जीआई शो नहीं करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करता है, ये जीआई शो नहीं करेगा। हाँ, अगला देखो फटाफट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज रिफ्लेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि इसमें कौन है जो जीआई शो कर सकता है। आपको ये बताना है कि इसमें कौन जीआई शो कर सकता है। बताओ जरा, दिमाग दौड़ाओ, कौन है इसमें जो जीआई शो कर सकता है? कौन है इसमें जो जीआई शो कर सकता है? बोलो। अब आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप स्ट्रक्चर नहीं सोच पा रहे। सबसे पहला 3 फिनाइल 1 ब्यूटीन, पहले ब्यूटीन बना लो यार, 1 ब्यूटीन बना लो। 1 ब्यूटीन, 1 पे डबल बॉन्ड आ गया। देखो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। 1 पे आ गया डबल बॉन्ड, और 3 पे फिनाइल, यहाँ पे 3 पे फिनाइल ग्रुप डाल दो। बोलो क्या यहाँ पे जब आप इसको हाइड्रोजन भरेंगे, ये 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, तो क्या तुमको लगता है कि ये जीआई शो करेगा? नहीं। तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। अब चलो बी वाला बनाते स्ट्रक्चर। 1 ब्यूटीन, फिर से 1 ब्यूटीन आया है, तो 1 ब्यूटीन आ गया। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये 4। इस बार फिनाइल को 2 पे लगाना है, यहाँ पे फिनाइल को लगाना है। चलिए बढ़िया है, लेकिन यहाँ तो 2 को हाइड्रोजन आ रहा है ना। क्या बोलते हो, जीआई शो करेगा? नहीं कर सकता। सी देखते हैं, फिर से देखो 1 प्रोपीन ड्रॉ करना है, प्रोपीन, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड C, नंबरिंग कर दो 1 2 3। अब गौर करो, 1 1 डाइफिनाइल, मतलब 1 पे 2 गो फिनाइल ग्रुप है, एक फिनाइल ग्रुप इधर लगा हुआ है, 1 पे 2 गो फिनाइल ग्रुप और एक फिनाइल ग्रुप इधर लगा हुआ है। क्या बोलता है, ये जीआई शो करेगा? नहीं सर, नहीं करेगा, तो ये भी नहीं करेगा। आप बिना बनाए भी बोल सकता है डी है, लेकिन डी का स्ट्रक्चर भी बना लो। 2 ब्यूटीन, देखो इन 2 पे आ गया, डबल बॉन्ड C,
1 2 3 4। अब 1 पे फिनाइल लगाना है, यहां पे फिनाइल लगा लो, 1 पे फिनाइल लगा लो, या 1 पे फिनाइल लगा लो, इसको लगा लो ऐसे। अब बोलो, देखो इस पे 2 ग्रुप अलग अलग हो गया, यहां भी 2 ग्रुप अलग हो गया, तो कैन इट सोच जी आई? यस सर। क्या ये समझ में आया आपको क्या पढ़ाया गया है? यस सर। जस्ट वेट है। जस्ट वेट है, बताया जाए किसका कितना आइसोमर बनेगा। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक। ब्यूटीन है, तो जब आप ब्यूटीन का बात करते हैं तो आप C डबल बॉन्ड C ऐसे बना सकते हैं, इसमें 4 कार्बन का चेन है, देख लो। इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है, स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब चेन आइसोमर बनाना है। इसमें आप पोजीशन आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें आप फंक्शनल आइसोमर बना सकते हैं, ठीक है। ये हर तरह का जो भी स्ट्रक्चर में आप पढ़े वो होगा। तो एक ये बन गया भाई। चलो इसी कार्बन चेन 4 को रखते हैं और डबल बॉन्ड का पोजीशन बदल देते हैं, C डबल बॉन्ड C, तो ये 2 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन चेन का लेंथ ही बदल देते हैं, C डबल बॉन्ड C, तो यहीं पे ना डालोगे C। और सोचो 3 का कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? 3 कार्बन के चेन का कोई और पॉसिबिलिटी है कि C का ऐसा पोजीशन कर दें? आई होप सो नहीं है। लेकिन एक डबल बॉन्ड अगर इसके अंदर है तो क्या हम लोग एक साइकिल भी तो इसका बना सकते हैं ना? हाँ सर, साइकिल। तो आप 4 में आप इसको साइक्लोब्यूटेन बना दें, 5th में आप इसको साइक्लोप्रोपेन बना के एक मिथाइल ग्रुप बाहर कर दें। बोलो और कुछ पॉसिबिलिटी है? नहीं है, 5 है, ये 5 का 5 स्ट्रक्चर हो गया। बोलो सही है? यस सर। तो आपको ऐसे दिमाग दौड़ाना है जी, दौड़ाना है, क्वेश्चंस बनाना है, क्वेश्चंस आपको बनाना है, ठीक है। हम तो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस बनाना आपको। चलो देख के बताओ, विच कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अमंग द फॉलोइंग। दिए गए चारों ऑप्शन में किसमें जीआई शो किया जा सकता है, बताओ। बी। अरे ए में क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर, ए। बी क्यों चुने? बी में कहां डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है? बी क्यों चुने? लग नहीं रहा कि तुमको कुछ समझ में आ रहा है। अरे बोलो। सर वो अलग अलग ग्रुप देखा था इसलिए। अच्छा, अलग अलग ग्रुप है तो आपको पता है जो आप अगला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे ना उसके लिए ये कायरल सेंटर कहलाता है। अगर चारों ग्रुप अलग हो जाए तो उसको हम लोग कायरल सेंटर कहते हैं। लेकिन जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो यहाँ होता है, साइकिल में होता है, और आपको सिखाया गया ना था डबल बॉन्ड कार्बन का N के साथ होता है, यही ना सिखाया गया था आपको। और आपको बताया गया था N डबल बॉन्ड N के बीच होता है, लेकिन डबल बॉन्ड तो होना था ना उसमें। हाँ सर, सॉरी सर, गलती से थोड़ा। ठीक, चलो बताओ, अमंग द गिवन ऑप्शन द कंपाउंड इन विच ऑल द एटम्स आर इन वन प्लेन। एक प्लेन में एटम होना चाहिए, सब एक प्लेन में एटम होना चाहिए, एक प्लेन में एटम होना चाहिए। एटम्स आर इन वन प्लेन, एटम्स आर इन वन प्लेन। बोलो किसमें एटम्स एक प्लेन में है? अच्छा, इसमें है ना थोड़ा ज्ञान अभी आपका अधूरा है, इसमें थोड़ा सा आपका ज्ञान अधूरा है। आप इन सबको नहीं जानते, इन सबको कहा जाता है क्यूमुलेंस। इन सबको हम लोग क्यूमुलेंस कहते हैं, ये क्यूमुलिन है, ठीक है। क्यूमुलिन एक प्लेन में नहीं होता, और क्यूमुलिन आपको पढ़ना है एकदम लास्ट टॉपिक जीआई का सबसे लास्ट टॉपिक, जीआई का सबसे लास्ट टॉपिक है क्यूमुलिन। अच्छा इधर तो नहीं है ना जीआई, पीछे दूसरे सीट में। तो जीआई का जो सबसे लास्ट टॉपिक होगा वो आपको क्यूमुलिन, हम ही आपको पढ़ा रहे होंगे। अभी आप क्यूमुलिन के बारे में नहीं जानते, सो आप चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं।
वैसे अगर आप ध्यान दें, थोड़ा वेट ही कर लीजिए, क्यूमिलिन पढ़ेंगे तो ज्यादा इजी तरीके बना सकेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आइडेंटिफाइड द कंपाउंड विच शोज एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, इसमें बताओ किसमें टॉटोमेरिज्म हो सकता है। टॉटोमेरिज्म किसमें हो सकता है बताओ, स्ट्रक्चर बनाओ और बताओ। कॉपी पेन लेके बैठा है सब? यस सर। ठीक है, 2 पेंटेनॉन, वेरी गुड वेरी गुड। बॉन्ड सी 2 पेंटेनॉन है, डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, सी बॉन्ड सी, वेरी गुड। ये सी डबल बॉन्ड सी है, इसके पास 3 हाइड्रोजन भी है, तो इट कैन शोज टॉटोमेरिज्म। और यहां भी है 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों तरफ से ये है ना टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, कोई इशू नहीं है, वेरी गुड। चलिए ये बताइए, द नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर पॉसिबल फॉर C4H6, C4H6 का साइक्लिक आइसोमर आपको बताना है, C4H6 का साइक्लिक आइसोमर आपको बताना है। चलिए लग जाइए फटाफट। C4H6 सबसे पहले निकालो, सबसे पहले C4H6 में तुम लोग पता करो कि इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस क्या है। जब एक बार डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस आ जाए फिर दिमाग दौड़ाओ कि साइक्लिक आइसोमर बनाना है, एक साइकिल कम से कम होना चाहिए। 5 हो, बोल नहीं सकते? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कितना आ रहा बोलो? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कितना आ रहा है? मेरे हिसाब से 2 आएगा। बोलो जी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का फॉर्मूला पढ़े हो? समेशन n v माइनस 2 डिवाइडेड बाय, तो 2 आ रहा है सबका? यस सर। ठीक है, अब सुनिए, जब आपके पास C4H6 है और इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है 2, तो यहां से 3 पॉसिबिलिटीज आता है। एक, 2 गो डबल बॉन्ड हो, एक 2 गो साइकिल हो, और एक साइकिल एक डबल बॉन्ड हो। बोलो 3 पॉसिबिलिटी है ना? यस सर। क्वेश्चन में बोला गया है साइक्लिक आइसोमर बनाने, तो ये वाला तो ड्रॉ करेंगे नहीं, या तो हम ये बनाएंगे नहीं तो ये बनाएंगे। बोलो सही है? अब हम आपको बता दें कि अगर आप 2 साइकिल बनाना चाहते हैं ना, अगर आप 2 साइकिल बनाना चाहते हैं तो कम से कम 5 एटम चाहिए। अगर आप 2 साइकिल बनाना चाहते हैं, देखिए इसमें 2 साइकिल है, 2 गो साइकिल है ना, लेकिन कम से कम ये सबसे छोटा 2 साइक्लिक मॉलिक्यूल्स है जिसमें 5 कार्बन चाहिए, ठीक है। अगर आप 2 साइकिल बनाना चाहते हैं तो कम से कम 5 कार्बन आपको लगेगा। 5 कार्बन से छोटा में आप 2 साइकिल नहीं बना पाएंगे, आप 4 कार्बन से 2 साइकिल बना ही नहीं पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो अब मेरे पास केवल यही एक पॉसिबिलिटी बनता है कि एक साइकिल बनाए और एक डबल बॉन्ड बनाए। देख रहे हो कैसे आंसर कराप्ट हो रहा, बन कैसे रहा धीरे धीरे। सर दिमाग शांत करके आप मेरी बातों को सुनिए। पहले आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 2 निकाले, तो 2 निकालने से आपके सामने ये 3 पॉसिबिलिटी खड़ा हो जाता है। डबल बॉन्ड 2 गो साइकिल, या एगो साइकिल एगो डबल बॉन्ड। क्वेश्चन बोल दिया कि भाई साइक्लिक आइसोमर बनाना है, तो साइक्लिक आइसोमर बनाना है तो ये वाला तो बनाएंगे नहीं, तो ओपन चेन हो जाएगा। तो या तो 2 साइकिल बनाएंगे, नहीं तो एक साइकिल एक डबल बॉन्ड बनाएंगे। क्या बोलते हो, मेरी बात समझ में आई यहां तक? यस सर। फिर आगे 2 साइकिल बनाने के लिए कम से कम 5 कार्बन चाहिए, लेकिन यहां तो 4 ही कार्बन है, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो जो आंसर होगा वो यहां से होगा। नहीं समझा? नहीं समझा? समझ गए सर। समझ गए सर। इसका मतलब अब हम आंसर बनाएंगे 4 कार्बन का साइकिल, एक डबल बॉन्ड, और देखो 3 कार्बन का साइकिल और एक डबल बॉन्ड बाहर, 3 कार्बन का साइकिल और एक डबल बॉन्ड यहां, 3 कार्बन का साइकिल और एक डबल बॉन्ड यहां। बोलो और कुछ पॉसिबिलिटी है आपके पास? 4 कार्बन का साइकिल और एक डबल बॉन्ड बाहर। बाहर किसके साथ? बाहर में कार्बन रहना चाहिए ना। हाँ यस सर, यस सर। और बताओ, और कुछ किसी का?
बोलो बोलो, देखो आंसर नहीं आया अभी, मेरे पास 4 बना हुआ है, या तो 3 है नहीं तो 5 है, ठीक है, 3 है नहीं तो 5 है, बोलो। अब आपको ऐसे जगह पे रुकना चाहिए और सोचना चाहिए जीआई के बारे में, आपको ऐसे जगह पे रुकना चाहिए और सोचना चाहिए जीआई के बारे में। क्या इसमें कोई है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? वो भी हमको नहीं दिख रहा है, हमको ऐसा भी नहीं दिख रहा कि कोई जीआई शो करे। कुछ और सोचो। हाँ, एक और हम बना सकते हैं, एक और हम बना सकते हैं, बाईसाइक्लो हम बना सकते हैं, बाईसाइक्लो हम एक बना सकते हैं, बाईसाइक्लो एक हम बना सकते हैं। जरा देखो, बाईसाइक्लो हम एक बना सकते हैं, जरा गौर करना, देखो तो इसमें 4 कार्बन हो गया। हाँ सर। तो ये हम लोग एक बना सकते हैं, थोड़ा सा हमसे मिसरीड हो गया कि 5 नहीं 4 कार्बन, इसमें 5 कार्बन चाहिए लेकिन इसमें 4 कार्बन का बाईसाइक्लो है, ठीक है, तो आपके पास 5 आंसर होगा, ये फाइबर। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है ना सब कुछ? यस सर। सीखिए सीखिए, सीखते रहिए, हम भी सीखते हैं, आप भी सीखते हैं, यही तो अच्छा तरीका है पढ़ाई का। कोई ये नहीं बोल सकता परिपूर्ण है, कोई परिपूर्ण नहीं है, ठीक है, सब कोई सीख रहा है। हाँ चलो लग जाओ फटाफट। द स्ट्रक्चर C3 CBr and CH2 Br represents, ये दोनों आखिर किसको रिप्रेजेंट, पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं। जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे दिमाग खुलेगा, आप देख पाएंगे कि कौन क्या हो रहा है, तब फिर आप है ना इसका आंसर दे पाएंगे। थोड़ा बनाइए, खुद से कोशिश कीजिए। सर पोजीशन आइसोमर होगा क्या? नहीं पता, इतना जल्दी मत बोलो, सही बोलने का कोशिश करो, बाद में जल्दी बोलना, पहले सही बोलने का कोशिश करो। पहले आप बनाओ, कॉपी पे स्ट्रक्चर बनाओ, हड़बड़ाओ नहीं। बोलो बोलो, बोलिए बोलिए। दोनों ही होगा। ठीक है, देखते हैं क्या बोले, चेन और पोजीशन दोनों बोल दिए क्या विशाल? नहीं ऐसा दोनों साथ में नहीं हो सकता। नहीं नहीं सर, नहीं होगा। मारो इसको सब, वही इसीलिए नाम पूछ रहे थे। देखो भाई अच्छे से समझो, CH3 CBr, पहले C के साथ एक Br लगेगा, फिर यहाँ पे एक CH3 लगेगा, फिर एक CH3 लगेगा और फिर एक CH3 लगेगा, ओके। फिर हमारे पास जो अगला है उसको देख लो, तो अगला है हम लोग के पास CH3 बॉन्ड, CH2 और Br। क्या ये मेरी बात समझ में आई? देखो ये इसको स्ट्रक्चर को दिखाता है, ये इस स्ट्रक्चर को दिखाता है। बताओ आखिर इन दोनों में किस चीज का डिफरेंस है? क्या चेन लेंथ का डिफरेंस है? यस सर। यहाँ पे कितने कार्बन का चेन लेंथ है बोलो तो? 3 कार्बन, सर 4। 3 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पे 4 का है 1 2 3 4, से दे कैन शो चेन आइसोमर। ये दोनों चेन आइसोमर शो कर रहा है, ठीक है, चेन आइसोमर, ओके। यस सर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शोज मेटामेरिज्म। अभी तो एकदम गिफ्ट हो गया, ये तो जिस एग्जाम में आया होगा स्टूडेंट लोग खुद पढ़ा होगा, बोलो। डी। क्या बोले? बोलो बोलो, इसमें भी गड़बड़ कर दिया, इसमें भी गड़बड़ कर दिया। अच्छा तुम चाह के भी इसके दोनों तरफ का, आप लोग गजब कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन पे इतना काम करना चाहिए कि आप लोगों को थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन पे ध्यान लगाना चाहिए।
और आप लोग खाली थ्योरी थ्योरी रट रहे हैं। अच्छा बोलिए, क्या इस कार्बन को उठा के इधर कर देंगे तो आप चेन लेंथ बदल पाएंगे इसका स्ट्रक्चर में? नहीं सर। नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये नहीं होगा। केवल यहां हो सकता है, केवल यहां हो सकता है। यहां देखो, एक तरफ 2 कार्बन था, बीच में सल्फर था, फिर एक तरफ 2 कार्बन था, तो चाहेंगे तो बदल के एक तरफ 1 कार्बन और एक तरफ 3 कार्बन कर सकते हैं। बोलो सही है? बाकी और कहीं नहीं कर सकता है तुम कोई भी तरह का चेंज। समझ में आ रहा है? अरे बोलो बोलो, यस सर। कंफर्म है? हाँ सर। तो केवल बी आंसर हो सकता है। 2 कार्बन 2 कार्बन तो हम बदल देंगे, एक तरफ 1 और एक तरफ 3 कर देंगे। इसमें एक तरफ 1 है, एक तरफ 2 है, तो क्या कर लोगे? बदल पाओगे? एक को उठा के यहां से यहां ले जाओगे तो फिर एक तरफ 2 एक तरफ 1 हो जाएगा। तो मेटामेरिज्म यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, केवल यहां हो सकता है। ठीक है, चलिए बोलिए भाई, बोलिए, बताइए, आंसर बताइए। बोलिए, आंसर बताइए। एल्कीन दैट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, आंसर दिखेगा। डी लग रहा है, एकदम सही लग रहा है। हाँ सर, डी का स्ट्रक्चर भी बना दिया। ठीक है, कंफर्म हो? जरा देख लेते हैं, हमको थोड़ा सा शक है, हाँ, हमको थोड़ा सा शक है। हाँ नहीं बोलो, अभी थोड़ा सा हमको शक है। देखो प्रोपीन में क्या होता है ना, कि प्रोपीन में डबल बॉन्ड एक एंड पे मिलेगा। अब प्रोपीन में हो गया तो यहाँ भाई देखो 2 H है, तो ये एग्जिबिट नहीं कर सकता, फर्स्ट गलत। जब हम लोग सेकेंड वाला ड्रॉ किए तो C डबल बॉन्ड C आ गया। यहाँ पे 2 पे मिथाइल है तो 1 है, तो ये 2 है, ये 3 है, 2 पे एक मिथाइल लगा दिए, तो यहाँ भी ग्रुप सेम हो गया, तो ये भी शो नहीं कर सकता। अब 2 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन, तो 2 ब्यूटीन का मतलब हो गया C डबल बॉन्ड C। बोलो शो कर सकता है या नहीं? अरे यार इतना देर क्यों कर रहा है, नहीं समझ पा रहा, शो करेगा या नहीं? जीआई यहां पे एक H है, यहां एक H है, और ये CH3 और ये CH3 है, तो ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग हो रहा है, तो इट कैन शो जीआई, इट कैन शो जीआई। अब सर डी वाला क्यों नहीं होगा सर? चलो बना लो, देख लो क्यों नहीं होगा या होगा। पहले तो आप 2 ब्यूटीन बनाएं, हो गया। अब देखो 2 पे मिथाइल ग्रुप डालें, 2 पे मिथाइल ग्रुप डालोगे, जैसे ही मिथाइल ग्रुप डालोगे ये दोनों सेम हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा ये इतना हार्ड है क्या कि इस पे इतना मेहनत हो रहा है कि आप लोग पता नहीं कर पा रहे कि कौन जीआई शो करेगा कौन नहीं? बताया जाए, बोला जाए। ओह ये हार्ड है तो हम और एग्जाम्पल देंगे। अगर ये हल्का है, हो जा रहा है, मिस्टेक हो जा रहा है तो एक अलग बात है। अगर ये हार्ड है तो हम इस पे अलग से काम करेंगे ना। बोलो। नहीं सर, हार्ड नहीं। मतलब कुछ केयरलेस मिस्टेक हो रहा है ना सर? पढ़े भी नहीं है यार। चलो चलो इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो, यही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ट्राई करो। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर आगे पढ़ना होगा क्योंकि अगला नाम देख रहे हो E and Z कन्फिगरेशन है, तो ये पढ़ेंगे तभी बनेगा। सर ट्यूब प्रोटीन हो सकता है, अभी ऊपर ही किया। हाँ सर, ट्यूब प्रोटीन। चलो ठीक, हाँ ठीक। देखिए लास्ट हम लोग है ना स्टीरियोजेनिक सेंटर्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किए थे। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब होता है कोई भी ऐसा साइक्लिक साइट या फिर डबल बॉन्ड का साइट जो जीआई शो कर सके। कोई भी ऐसा साइक्लिक साइट या डबल बॉन्ड का साइट जो जीआई शो कर सके उसको हम लोग कहते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर।
डबल बॉन्ड का साइड जो GI शो करे, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि देखो, आपको एक बात हम फिर से दिमाग में डाल देना चाहते हैं, कभी भी वो पर्टिकुलर डबल बॉन्ड का साइड GI शो नहीं करेगा जिसमें एक कार्बन के साथ सेम टाइप ऑफ ग्रुप ऐड हो गया हो। अगर एक कार्बन के साथ सेम टाइप ऑफ ग्रुप ऐड हो गया है तो वो GI शो नहीं करता है, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। ओके, तो कम से कम GI शो करने के लिए जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसका ग्रुप्स अलग अलग होना चाहिए। अगर ग्रुप्स अलग है तो, और साइकिल कब GI सेंटर शो करता है, तो साइकिल के लिए हम आपको दो केस बताते हैं। साइक्लिक, एक ये था कि दो कार्बन एटम ऐसा होना चाहिए जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और दो ग्रुप अलग हो। बोलो सही है? ठीक है, साइकिल में दो कार्बन एटम ऐसा होना चाहिए जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसके पास दो अलग अलग तरह का ग्रुप्स हो, तब GI से, तब वो स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। और दूसरा, अगर हमारे साइकिल में जो कार्बन का नंबर है वो 8 से बड़ा है, देन डबल बॉन्ड इन साइकिल इज आल्सो स्टीरियोजेनिक सेंटर। याद आया? लास्ट एकदम जाते समय हम लोग देखे थे कि अगर हमारा डबल बॉन्ड साइक्लिक रिंग में है तो ये तभी हमारा स्टीरियोजेनिक सेंटर शो करेगा जब उसके अंदर का नंबर ऑफ कार्बन 8 या मोर देन 8 हो। आई होप सो आपको दिमाग में याद है। ठीक, चलिए देखिए, अभी हम लोग ये क्वेश्चन भी शायद पहले कर रखे थे। क्या आपको दिख रहा है कि ये हम लोगों का एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है? ठीक है, ये भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ये पिछले दिन पढ़ा हुआ चीज, अभी नया चीज आ रहा है, हम बस उसका रिवीजन करा रहे हैं, दिमाग ला रहे हैं। पार्ट 1 खत्म, पार्ट 2 स्टार्ट। चलो जी, इस क्वेश्चन में बताओ हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आर देयर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आर प्रेजेंट। चलो यहां से स्टार्ट हो जाओ, बताओ क्या ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है? नहीं सर। नहीं है। चलो यहाँ बताओ क्या ये साइकिल स्टीरियोजेनिक सेंटर है? वेरी गुड, वेरी गुड। ये डबल बॉन्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर है? नो सर, नो सर, कम से कम 8 कार्बन और उससे ज्यादा होना चाहिए। ये देखो, ये साइकिल है क्योंकि ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दो एटम अलग अलग है। ये वाला भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दो एटम अलग अलग है। तो साइकिल है, लेकिन साइकिल के अंदर का डबल बॉन्ड नहीं है। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, ये देखो, ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दो अलग अलग एटम है। ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दो अलग अलग एटम है, तो साइकिल है। अब बोलो, यहां जो डबल बॉन्ड दिखाया गया है ये स्टीरियोजेनिक सेंटर में काउंट होगा या नहीं? होगा, होगा, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, वो भी होगा। अब यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये वाला देखो, ये बॉन्ड था, हम लोग को ध्यान नहीं किया, ये बॉन्ड था। ठीक है, अच्छा, अगर ये बॉन्ड है तो ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और दो अलग अलग एटम है। अब हो जाएगा, हाँ ठीक, मान गए, बिल्कुल सही। अब देखो, यहाँ देखो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एक दो अलग एटम, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दो अलग एटम, तो क्या ये साइकिल स्टीरियोजेनिक सेंटर है? अच्छा, ये डबल बॉन्ड है या नहीं? वो नहीं है, नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इस पे आ जाओ, इस पे। यहाँ देखो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दो अलग अलग एटम है। यहाँ भी देखो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दो अलग अलग एटम है। तो पूरा साइकिल बताओ स्टीरियोजेनिक सेंटर है या नहीं? है। अब ये डबल बॉन्ड है या नहीं? डबल बॉन्ड भी है सर। डबल बॉन्ड भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डबल बॉन्ड भी है। देन हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आर देयर? 7 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आर देयर। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। तो हर जगह दिमाग खुला रखना है। बोलो बोलो, कोई डाउट है क्या? वो जो सर, वो ये जो अलग अलग एटम वाला बोल रहे थे उसे बता दीजिए ना, मतलब जो HH निकाल रहे थे। पिछले दिन क्लास किए थे ये थे सर। ठीक, देख फिर से बता, कोई सुन। देखो,
साइकिल कब स्टीरियोजेनिक सेंटर या साइकिल कब जीआई शो करता है? साइकिल के जीआई शो करने के लिए 2 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और each कार्बन have 2 डिफरेंट ग्रुप्स। ये जो दोनों कार्बन है ना, उनके पास 2 अलग अलग ग्रुप्स भी होना चाहिए। सर क्या बोल रहे हैं, जरा देखो। मान लो जैसे तुम इसको ले लिया, अब यहां पे तुम CH3 ड्रॉ कर दो, तो बिना ड्रॉ किए आप मानेंगे ना इसके अंदर H है? यस सर। ठीक। अब यहाँ पे आप Cl ड्रॉ कर दिए, तो बिना ड्रॉ किए आप मानेंगे ना इसके अंदर एक H है? यस सर। यस सर। तो बताओ जी, अभी क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ? यस सर। और क्या इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ? यस सर। अच्छा, इसके पास ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग है? यस सर। इसके पास भी ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग है? यस सर। इट शोज जीआई। ठीक है। अब देखिए हम उधर क्या कर रहे थे, हम यहाँ ये कर रहे थे कि इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और sp3 है। बोलो ठीक है। अब देखो, एक में तो ये बड़ा सा ग्रुप लगा है और एक हाइड्रोजन है, अलग अलग हुआ दोनों। यस सर। यहाँ एक में तो ये बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ, एक में हाइड्रोजन है, तो ये दोनों अलग हुआ। यस सर। तो 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड और अलग अलग एटम्स, तो क्या वो जीआई शो करेगा? हाँ बिल्कुल जीआई शो करेगा। ठीक है। यस। ऐसे ही हर जगह की, यहाँ भी देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3 है। यस सर। 2 अलग अलग, देखो एक उधर वाला ग्रुप एक हाइड्रोजन, दोनों अलग हो गया। उसी तरह यहाँ चेक किए, क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? बिल्कुल है। एक बार में मिथाइल है और एक तरफ हाइड्रोजन है, तो दोनों ग्रुप्स अलग हो गया ना। यस। तो फिर से 2 एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड और 2 ग्रुप अलग, सो इट इज आल्सो कैन शो जीआई। सो स्टीरियोजेनिक सेंटर ये है, और बिकॉज इसमें 8 कार्बन है, तो डबल बॉन्ड अगर रिंग के अंदर है तो वो भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, वो भी सी स्ट्रैंड शो कर सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस यस सर। सर। चलिए जी अगला स्टार्ट करते हैं। अगला हम लोगों के पास E एंड Z आइसोमर। E स्टैंड करता है ट्रांस के लिए और Z स्टैंड करता है सीस के लिए। तो सर सीस ट्रांस पढ़ ही लिए, तो अब EZ क्यों झमेला? देख, डबल बॉन्ड के चारों तरफ अगर चारों ग्रुप्स अलग हो जाए, डबल बॉन्ड में जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, अगर उससे अटैच्ड चारों का चारों ग्रुप अलग अलग हो जाए, एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक प्रोपाइल है, एक ब्यूटाइल है, कोई भी है, 4 को अलग है, तो वैसे केस में आप सीस ट्रांस कैसे पता कीजिएगा? सीस के लिए तो सेम ग्रुप एक तरफ होना चाहिए, ट्रांस के लिए अपोजिट होना चाहिए, है ना बात? लेकिन अगर चारों ग्रुप अलग हो गया तो चारों ग्रुप अलग हो जाता है, तो सीस ट्रांस आइसोमर के जगह पे EZ कॉन्फ़िगरेशन आता है। EZ कॉन्फ़िगरेशन, जहां E स्टैंड करता है ट्रांस के जगह पे और Z स्टैंड करता है सीस के जगह पे। सर मान गए? लेकिन सर सीस और ट्रांस पता करने के लिए भी तो ग्रुप्स का सेम तरफ और अपोजिट में होगा, तभी ना सीस और ट्रांस पता करेंगे। तो भाई सुनना यहां ध्यान से, यहां पे जो कार्बन के साथ चारों ग्रुप लगता है उसका डिसाइड करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट, चैन, इनगोल्ड, प्रीलॉग, ये 3 साइंटिस्ट थे, तीनों मिलके किसी भी ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड किए। प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने का तरीका क्या है? एकदम एक लाइन में लिखा हुआ है, कभी गलत नहीं होगा, बस तुम इसको बदलना मत। हायर द मोलर मास ऑफ एटम कनेक्टेड विथ C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे जो ग्रुप ऐड होगा ना, उसका जो एटम कनेक्टेड है, फिर से बोल रहे हैं एटम, हम पूरा ग्रुप का बात नहीं कर रहे, हम पूरे ग्रुप का बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने से कुछ मत तोड़िएगा मोड़िएगा। हम बोले क्या? हायर द मोलर मास ऑफ एटम कनेक्टेड विथ C डबल बॉन्ड C ग्रुप, जो C डबल बॉन्ड C के साथ जो एटम्स कनेक्टेड है ना, उसका मोलर मास जितना ज्यादा होगा, मोर विल बी इट्स प्रायोरिटी, उसका प्रायोरिटी उतना ज्यादा होगा। मोर विल बी इट्स प्रायोरिटी, उसका प्रायोरिटी उतना ज्यादा होगा। सर फिर से एक बार, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ
जो एटम जुड़ा है उस एटम को देखिए, जो एटम जुड़ा है उस एटम को देखिए, जिसका मोलर मास जितना ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी उतना ही ज्यादा है। जैसे देखो, यहां डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा है और यहां डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। बोलो किसका मोलर मास ज्यादा? क्लोरीन का सर। क्लोरीन का। तो याद रखना ये 1 प्रायोरिटी है, ये 2 है। अब इधर देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ब्रोमीन है और कार्बन है, आगे मत सोचो, कार्बन तक सोचो। तो ब्रोमीन और कार्बन में किसका मोलर मास ज्यादा? ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन 1 है, ये 2 है। अब देखो, सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप एक साइड आ गया, तो जिसको आप सीस कहते हैं ना, आप सीस ना बोले, इस केस में क्या बोले? जेड बोलेंगे? जेड। देख रहे हैं ना, सीस जेड से था, सीस जेड से था, तो ये कहेंगे आप जेड आइसोमर। इज दिस क्लियर? अब दूसरा देखो, फिर से आप सी डबल बॉन्ड सी बनाओ। थोड़ा अब हम चीज को टिपिकल करते जाएंगे। आप यहां ले लीजिए CH3 और आप यहां ले लीजिए H और फिर आगे CH3, यहाँ पे H। यहाँ देखिए, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड और यहाँ है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। मेरा काम ये है थोड़ा आपको कंफ्यूज कर देना। बोलिएगा सर अभी तो आप बोलते कि कार्बन से जुड़ा हुआ जो ग्रुप्स होगा उसके एटम का मोलर मास देखना है। अब सर यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन, अब आप बताइए कैसे काम होगा? तो भाई जब अगला एटम एकदम है ना हो जाए टाई, तो नेक्स्ट एटम देख, कार्बन कार्बन टाई, तो आगे इसके पास हाइड्रोजन 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 है और आगे इसके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन है, तो क्या बोलता है? ये सीनियर है और ये जूनियर हुआ। अब इधर आ जा, इससे जुड़ा है कार्बन, टाई हो गया, कार्बन कार्बन टाई हो गया, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 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 टाई हो गया, अब अगला हाइड्रोजन अगला ऑक्सीजन, तो क्या ये सीनियर हुआ? और ये जूनियर हुआ। समझ में आया? अगर पहला आइटम टाई है, दूसरे से देखेंगे, दूसरा आइटम टाई है, तीसरे से चेक कर लेंगे, कहीं ना कहीं तो अलग होगा ना। दो अलग ही ग्रुप लिखा है ना, एक ग्रुप तो लिखा नहीं है, कहीं ना कहीं तो अलग होगा। ठीक है, अब बोलो, देखो ये 1 फिर से एक साइड में आ गया यार, 1 फिर से एक साइड, जेड आइसोमर एक साइड में आ गया, सीस की तरह जेड आइसोमर। चलो एक और लिखते हैं, थोड़ा और बनाते हैं, थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, देखते हैं तुम कितना समझता है। CHO है, COOH है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे हम लोगों का OH है। बोलो CHO और COH में कौन सीनियर? इधर बोलो कौन सीनियर? CH3 और OH। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। O से देख के आंसर आ जाएगा, अगला सोचना ही नहीं है। तो फिर आ गया जेड आइसोमर। आपका दिमाग देखते हैं, ऐसा सोच के ग्रुप्स बताइए कि मेरे पास E आइसोमर आ जाए। बोलिए, चलिए क्वेश्चन बनाना है आपको, बोलिए। अच्छा चलो ठीक है, देखो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ OH लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए हैं NH2। ठीक है, यहाँ पे हम आपके सामने लिख दिए क्लोरीन और यहाँ पे हम लिख दिए COOH। चलो बोलो, OH और NH2 में सीनियर कौन? इन दोनों में सीनियर कौन? अच्छा, COH क्यों पकड़ के बैठा भाई? क्लोरीन से ही काम हो जाएगा, कार्बन और क्लोरीन है, बस यही सोच। तो 1 है, ये 2 है, बोलो कौन सा आइसोमर अपोजिट में आ गया? ट्रांस E आइसोमर। ओके, इज दिस क्लियर?
यस सर। ठीक है, Yes, yes. थोड़ा सा और हम लोग इधर काम कर लेते हैं, थोड़ा और हम लोग काम कर लेते हैं। चलिए देखिए जरा, इसको बताइए, इसको बताइए, बताइए कौन सीनियर ग्रुप्स, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सीनियर, वन कौन, ऊपर वाला या नीचे वाला? सर नीचे वाला सर। सर नीचे वाला। नीचे वाला सीनियर, ऊपर वाला जूनियर। राइट हैंड साइड में कौन, ऊपर या नीचे? नीचे वाला सर, नीचे वाला। कौन सा आइसोमर? सर जेड आइसोमर। अच्छा हम एक चीज पूछ ले, अच्छा इसको आप सीनियर क्यों बोले थे? वैसे सही बोले, लेकिन क्यों बोले हम ये जरा कंफर्म कर ले। नहीं ये भी साइक्लिक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखिए देखिए, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने में डबल बॉन्ड किस तरह से काम करता है, हम थोड़ा और क्लियर कर दे आपको। डबल बॉन्ड किस तरह से काम करता है हम आपको थोड़ा और क्लियर कर दे। आप पीछे चलिए, थोड़ा थ्योरी में पीछे चलिए, देखिए जरा ध्यान से। अगर कहीं सी ट्रिपल बॉन्ड एन दिखेगा तो आप मान के चलेंगे कि कार्बन के साथ 3 नाइट्रोजन जुड़ा है। इज दिस क्लियर? हाँ। अगर कहीं सी डबल बॉन्ड ओ दिखेगा तो आप मान के चलेंगे कि कार्बन के साथ 2 को ऑक्सीजन जुड़ा है। इज दिस क्लियर? अगर कहीं सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो आप मान के चलेंगे कि उस कार्बन के साथ 3 कार्बन आगे में जुड़ा हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बताओ ई आइसोमर या जेड आइसोमर? बताओ ई आइसोमर या जेड आइसोमर? सर ये आइसोमर। बताओ जरा, CONH2 और NH2 में कौन सीनियर? सर NH2 ना। अच्छा अच्छा, ऑक्सीजन भी। आपको कार्बन से आगे तभी बढ़ना है जब पहले एटम पे टाई हो जाए। पहला ही एटम कार्बन है और नाइट्रोजन है तो ये तो जीत गया, हाँ सर। ये हार गया पहले ही एटम में, अब दूसरा एटम का जरूरत ही नहीं है। यस सर। बोलो वन कौन? नीचे वाला। टू टू एक साइड। सर जेड आइसोमर। हाँ जेड आइसोमर, एक साइड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को समझने में? नहीं। एक क्वेश्चन मेरे लिए आप ट्राई करेंगे और बनाएंगे। सी डबल बॉन्ड सी हम एकदम छुपा के लिखेंगे, आपको अपने से डिकोडिंग करना पड़ेगा। C2H3 C2H एकदम छुपा के लिखेंगे, आपको खुद से डिकोडिंग करना पड़ेगा। चलिए बताइए। जेड आइसोमर। हाँ सर। देखिए जरा ध्यान से, जो मॉलिक्यूल लिखा है उसको आप बहुत गहराई से समझे, पहचाने। ये सी डबल बॉन्ड सी है, पता है ट्विस्ट इधर नहीं था, ट्विस्ट तो इधर था ही नहीं, ट्विस्ट है आपके लेफ्ट हैंड साइड। सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एच है। आप लोग एकदम जबरदस्त काम किए, ऊपर वाले को 1 कह दिए, ठीक है, और नीचे वाला 2 हो गया। वेरी वेरी गुड। लेकिन ये काम आप लेफ्ट में सही से नहीं किए हैं, ये ऐसा था और ये था सी डबल बॉन्ड सी के साथ 2H था और 1H यहां था। अब देखो सी डबल बॉन्ड सी है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, तो यहाँ सी के साथ 3 कार्बन है ना, इसलिए ये 1 है, और यहाँ सी के साथ 2 कार्बन इसलिए ये 2 है। 2 2 अपोजिट में, 1 1 अपोजिट में, सो इट इज ये आइसोमर। बोलो समझ में आया? तो हर चीज वैसे नहीं दिया रहेगा जैसे आप है ना एकदम सिंपल केस में देख लेते हैं। आपको बहुत जगह दिमाग दौड़ाना पड़ता है। क्वेश्चन का लेवल ये क्वेश्चन सेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कितना डीप स्टडी चाहता है। कोई क्वेश्चन सेटर क्या करता है, आपको डराने धमकाने का काम करता है, कहने का मतलब इस तरह का मॉलिक्यूल दे देगा,
कोई क्वेश्चन सेटर आपको डराने धमकाने का काम करता है, ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल दे देता है, लेकिन वो क्वेश्चन सेटर केवल डराता धमकाता है। जैसे कभी कभी बादल है ना, केवल गरजता है, बरसता नहीं है। बात समझ गया? ये सब खाली देखने में बड़ा है छोटा, क्योंकि सब दिख रहा है। और ये सब क्या है ना कि लोग बहुत शांति पूर्वक रहता है, ठीक है, लेकिन करा देता है मिस्टेक। आप देखिए वो बड़ा वाला मॉलिक्यूल आप आराम से अपने धड़ाधड़ आंसर दिए, और ये छोटा छोटा लिखा हुआ आप फंस गए। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ सर। दिमाग को स्टेबल कीजिए, हर तरीके के क्वेश्चन को झेलिए, ठीक है। आपके पास हर तरह का आदमी आता है, सबसे बात करने का तरीका अलग होता है, एक तरीके से आप सबसे बात नहीं कर सकते। उसी तरह हर क्वेश्चन को भी आप एक ही जैसा सॉल्व ना करें, आपको स्टे करना चाहिए, सोचना चाहिए क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, क्या लिखना है, और फिर सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, समझ गए ना क्या हुआ? यस सर। आगे हम लोग सी डबल बॉन्ड एन में अब आ गए हैं। इसमें सीन और एंटी आइसोमेरिज्म होता है। सीन होता है सीस फॉर्म के लिए और एंटी होता है ट्रांस फॉर्म के लिए। अब यहाँ पे सीन और एंटी है, वर्ड्स बदल गए हैं, कॉन्सेप्ट है सीस और ट्रांस का। जहां सीस होता था वहां सीन है, जहां ट्रांस होता था वहां एंटी है। लेकिन इस बार एक चीज ध्यान रखना, फिर से यहाँ पे ग्रुप्स का प्रायोरिटी डिसाइड होगा। लेकिन ये जो तुमको लोन पेयर दिखाई दे रहा है ना, ये हमेशा 1 होगा। लोन पेयर कहीं भी है तो उसका प्रायोरिटी 1 होगा। लोन पेयर इज द मोस्ट प्रायर। लोन पेयर ऑलवेज हैव फर्स्ट प्रायोरिटी। लोन पेयर का प्रायोरिटी कितना लेना है? हमेशा 1 लेना है। लोन पेयर को 1 लेना है, लोन पेयर को 1 लेना है, लोन पेयर को 1 लेना है। लोन पेयर में कोई कंप्रोमाइज नहीं, लोन पेयर को हमेशा 1 लेना है, ठीक है। और उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये रहा आपके पास, ठीक है। अब जरा गौर करो, देखो यहां ध्यान से। कार्बन के साथ CH3 और H है, आपको मालूम है CH3 1 है और H 2 है। यहाँ पे लोन पेयर 1 है और हाइड्रोजन है तो 2 है। अब बिकॉज 1 और 1 अपोजिट में है तो एंटी है, और उसी को उल्टा कर दिए। अब यहाँ देखो ना, यहाँ कार्बन के साथ दोनों CH3 ग्रुप है, तो क्या ये GI शो करेगा? नहीं भाई, ये तो GI शो ही नहीं करेगा। तो इसमें दिमाग मत लगाइए, फालतू ऊर्जा मतलब एनर्जी खर्च मत कीजिए। आपको पता चल गया है कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है, GI शो नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो। तो बोले थे अरे हम सुने नहीं ना, हम सुने ही नहीं। एक्चुअली दिक्कत हो गया, हम सुने ही नहीं। बताओ सीन और एंटी। बोलो बोलो। सर सीन होगा। ठीक है, देखते हैं। ये 1 है, ये 2 है। अब इधर में 1 कौन? नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला ना? नीचे वाला, दूसरी वाला। ठीक है। 1 1 एक तरफ सीन होगा, बिल्कुल सही। अगला एग्जाम्पल। फंस गया तुम लोग, बताओ जरा। बोलो। सीन ही होगी। अभी तो पहले ये बताइए, इधर हम 1 2 लिख दिए, इधर हम 1 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट वाले में 1 और 2 कौन? ऊपर वाला होगा। वेरी गुड वेरी गुड। ऊपर वाला 1 होगा, नीचे वाला 2 होगा। 1 1 अपोजिट में, 2 2 अपोजिट में, तो एंटी ना। यस सर, एंटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। क्या लिखा है? यहाँ कार्बन है ना? बताओ सीन या एंटी?
बताओ सीन या एंटी? सर सी तीन तीन सर। लेफ्ट वाला 1 है या 2? सर 1 1 राइट वाला? 2 सर। यहाँ पे ये कौन है? 2 सर वो 2 है सर ये। पर ये नोट कर। वेरी गुड। 1 1 एक तरफ, 2 2 एक तरफ, सो इट इज सीन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस सर। किसी को भी कोई डाउट? नो सर। नो। वेरी गुड। आइए फिर इस पे देखिए, इस मॉलिक्यूल का ये एक्चुअली है ना, एक बार के कंपटीशन में, बेहतरीन कंपटीशन में एक क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन एक्चुअली आप तब बना पाइएगा जब आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लीजिएगा, लेकिन वो तो कंपटीशन था तो ऑब्वियसली उस समय तक स्टूडेंट पढ़ के रखा था, लेकिन क्वेश्चन था जीआई से। क्वेश्चन था जीआई से। बोला क्या कि इस मॉलिक्यूल को अगर NH2OH के एक्सेस अमाउंट के साथ आप रिएक्ट करा देंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, सारा का सारा उसका कितना आइसोमर्स होगा प्रोडक्ट का आपको ये बताना है। आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कितना आइसोमर्स होगा आपको ये बताना है। पहले आप सुनिए कि इसके अंदर का जो रिएक्शन था वो क्या था। देखो होता क्या है कि जब आप एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड O को रिएक्ट कराते हैं H2N बॉन्ड OH के साथ, तो ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी के फॉर्म में निकल जाता है। अभी तो हम आपको इतना ही बोल सकते हैं कि पानी के फॉर्म में निकल जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म होता है। और ये हम लोग है ना, नाइट्रोजन का जो डेरिवेटिव है, अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ होता है, उसमें 6 अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बनता है। हम लोग 6 में नहीं जा रहे हैं, हम लोग आइसोमर नहीं बता रहे, हम एक्चुअली आपको जो रिएक्शन आप भविष्य में पढ़ेंगे हम उनके बारे में बता रहे हैं। तो अभी आप समझिए कि ये दोनों निकल जाएगा और आपके पास प्रोडक्ट के फॉर्म में ये आएगा, ये प्रोडक्ट बन जाता है। आप देख लो यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, मेरी बात समझ में आई? ये रिएक्शन है। अच्छा, अगर ये रिएक्शन है सर तो जरा ऊपर आ जाइए, हमको इस रिएक्शन में काम करके दिखाइए। देख भाई, हम उसको अच्छे से आपके सामने दिखा रहे हैं। यहाँ पे C है, डबल बॉन्ड O है और H है। यहाँ भी C है, डबल बॉन्ड O है और H है। और इसको आप मान लीजिए आप दो मॉलिक्यूल H2N बॉन्ड OH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, क्योंकि एक्सेस में, तो एक ऊपर और एक नीचे जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बनके तैयार हो रहा है वो देखने में आपको ऐसा दिखेगा। C डबल बॉन्ड N OH लोन पेयर और H, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड N OH और लोन पेयर और H। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? नो सर। नाइस। ठीक। अब यहाँ खेल देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे खेल को समझिए पहले। एक्चुअली आप देखेंगे ना तो यहाँ पे 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर हुआ, ये भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर हुआ। क्या बोलते हो, ये साइकिल स्टीरियोजेनिक सेंटर हुआ ना? यस सर होगा। ठीक है, तो ये साइकिल भी स्टीरियोजेनिक सेंटर हुआ। ये वो जगह है जहां सीन और एंटी होता है, ये वो जगह है जहां सीन और एंटी होता है, और ये वो जगह है जहां सीस ट्रांस होता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। चार्ट समझिएगा जो हम चार्ट बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। वैसे तो आपको क्लियरली विजिबल है, कोई इशू है नहीं, हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए, हम स्टीरियोजेनिक सेंटर का नाम 1 लिख दिए, इसका नाम 2 लिख दिए, इसका नाम 3 लिख दिए। स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 पे क्या होगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 पे क्या होगा, और स्टीरियोजेनिक सेंटर 3 पे क्या होगा। वैसे थोड़ा सा हम इसको फिर से एक बार फॉर्मुलेट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू मेरा जरूरत। देखिए 1 इसको 2 इसको करेंगे, 1 इसको कर देते हैं, 1 इसको कर देते हैं। जस्ट वेट, क्योंकि हमको नाम लिखने में इजी होगा, तब हम आपको अच्छे से बता पाएंगे। 1 इसको कह दिए, 2 इसको कह दिए, 3 इसको कह दिए। जरा गौर करना, 1 पे सीस आइसोमर बनाओ, 1 पे सीस आइसोमर तुम बनाओ, तो तुम 2 पे हो सकता है सीन बना दो और 3 पे भी सीन बना दो। बोलो समझे? यस सर। यस सर।
1 पे हम लोग सीस आइसोमर बनाते हैं, 2 पे हो सकता है आप सीन बना दें और 3 पे आप एंटी बना दें। Yes. फिर 1 पे हम लोग सीस आइसोमर बनाते हैं, आप 2 पे बना दें एंटी, आप 2 पे बना दें एंटी और 3 पे बना दें सीन। बोलिए समझ में आया? यस सर। Yes, sir. 1 पे सीस रख के कोई और कुछ हो सकता है। हाँ सर, Sir, दोनों एंटी। हाँ बिल्कुल, यही तो हम चाहते हैं आप बोलिए, यही तो हम चाहते हैं कि आप बोलिए कि सर सीस बनाइए सर और दोनों को सर एंटी कर दीजिए। एकदम सही, बिल्कुल सही। चलिए सीस पे काम खत्म। अच्छा, अगर हम 1 पे ट्रांस बना दें तो उसी तरह सीन सीन बना सकते हैं। Yes, sir. फिर हम लोग यहाँ पे ट्रांस कर दें तो उसी तरह सीन एंटी कर सकते हैं। 4 बन जाएगा सर। और फिर उसके बाद हम लोग ट्रांस कर दें तो हम लोग एंटी और सीन कर सकते हैं। Yes, sir. और फिर हम लोग ट्रांस कर दें तो हम लोग एंटी एंटी कर सकते हैं। Yes, sir. हड़बड़ाना मत, आपको लग रहा 8 होगा आंसर। बोला हाँ सर, हम लोग तो यही सोच रहे थे 8 होगा आंसर। ठीक है, इसमें से 2 ऐसा है जो आइडेंटिकल है, इसमें से 2 ऐसा है जो आइडेंटिकल है। आपको चुन के बताना है कि कौन 2 आइडेंटिकल है। आपको चुन के बताना है कि कौन 2 आइडेंटिकल है। उसका नोमेनक्लेचर अगर आप लिखिएगा तो अलग अलग नहीं आएगा, एक ही तरह का आंसर आ जाएगा, उसको आइडेंटिकल कहते हैं। तो आइडेंटिकल कौन कौन है, देखो मेरा मार्कर चल रहा है, आप समझिएगा। देखिए भाई, आप यहां सीन बोलिए, यहां एंटी बोलिए, या यहां सीन बोलिए, यहां एंटी बोलिए, बात तो एक ही है। Yes, sir. अरे नहीं समझा, ये दोनों आइडेंटिकल है। उसी तरह ये दोनों आइडेंटिकल है, मतलब आप लिखेंगे 2 बार, आपका मन है जितना बार लिखिए, लेकिन दोनों अलग अलग आइसोमर में काउंट नहीं होगा, दे आर सेम आइसोमर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Sure. अरे नहीं समझा, नहीं समझा, समझ गए? कंफर्म, सब कोई समझ गया? हाँ सर। नाम ले लेके पूछना होगा। बोल रहा है सब कोई समझ गया? कंफर्म? Yes, sir. हाँ। चलिए, तो कुल मिला के 6 आइसोमर्स, 6 आइसोमर बनेगा। दे आर सेम, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो 6 आइसोमर बनेगा। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक, देखो आगे हम लोग को पढ़ाना है, आगे जो हमको पढ़ाना है वो है हम लोगों के पास क्यूमिलेंस। क्यूमिलेंस हम थोड़ी देर पहले बात किए थे ना, क्यूमिलेंस आपको पढ़ाएंगे तब हम लोग है ना जाएंगे कि कौन प्लेन में है कौन नहीं में। Yes, sir. लेकिन जस्ट वेट, क्यूमिलेन अगले दिन, क्योंकि उतना समय नहीं है। उसके जगह पे हम आपको बता रहे हैं कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप कैसे लिखते हैं जब इस तरह का स्टीरियोजेनिक सेंटर आपको पता हो। स्टीरियोजेनिक सेंटर अगर पता है तो नंबर ऑफ जीआई कैसे लिखते हैं। नंबर ऑफ जीआई, सर यहाँ 8 आया सर, आप 6 कर दिए, हर बार बना के चेक करेंगे क्या? नहीं भाई, हम आपको एक फॉर्मूला देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इसके लिए जगह निकाल लेते हैं हम लोग अलग से, ठीक है? देखिए, if n is number of stereogenic center, अगर n हमारा नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर है, अगर n हमारा नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो सबसे पहला चीज, if molecule is asymmetric, दिखाई दे रहा सबको आज तक? यस सर। एक मॉलिक्यूल इज असिमेट्रिक, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल उसको कहते हैं जिसका इंड सेम ना हो, जिसका इंड सेम ना हो। क्या बोलते हो, इसका इंड सेम है या नहीं? इस मॉलिक्यूल का इंड सेम है या नहीं? इस मॉलिक्यूल का इंड सेम है, सेम है सर।
तो ये असिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक है। आपको दिख रहा होगा कि बीच से एकदम आइडेंटिकल, जैसा ऊपर है वैसा नीचे है। बोलो सही है? हाँ, yes, Yes, तो sir. ये असिमेट्रिक है। इफ मॉलिक्यूल इज असिमेट्रिक देन नंबर ऑफ GI विल बी 2 पे पावर n। सीधा सीधा 2 पे पावर n, 2 पे पावर n। कहने का मतलब अगर 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर इसमें है, अगर इसमें 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर है और दोनों इंड अगर अलग अलग होता, जैसे एक जगह OH है, एक जगह CH3 रहता, बोलो समझा? Yes, sir. तो क्या 8 होता? उस समय ये सेम नहीं ना होता, No, sir. उस समय तो ये सेम नहीं होता ना। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा हाँ ना बोलते चल भाई। Yes, sir. ठीक है, तो ये सेम नहीं होता तो 8 होता ना। 2 पे पावर 3 8, 2 पे पावर 3 2 2 2 8। हाँ सर। हाँ, sir. अब देख, if molecule is symmetrical, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो इसमें दो केस होता है। इफ n इज ऑड, n कैसा है भाई? तो ऑड है। n कैसा है? तो ऑड है। जैसे यहाँ पे सिमेट्रिकल था और 3 था, ऑड था, तो याद रखना नंबर ऑफ GI विल बी 2 पे पावर n माइनस 2 पे पावर n माइनस 1/2। n का वैल्यू 3 लो और इसको सॉल्व करके बताओ फटाक से। n का वैल्यू 3 लो, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 आ रहा है। देखो, सिमेट्रिकल होना चाहिए और ऑड होना चाहिए। क्या ये दोनों कंडीशन मेरे इस मॉलिक्यूल पे काम कर रहा है? सिमेट्रिकल भी है और ऑड भी है। स्टीरियोजेनिक सेंटर 3 है इसमें। Yes, sir. 6 आ गया। अब देखिए आज का लास्ट लाइन, इफ n इज इवन, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और n इवन है, then number of GI will be 2 पे पावर n minus 2 पे पावर n/2 minus 1। बोलो, अगर n का वैल्यू 4 लेते तो कितना आता? n का वैल्यू 4 लेते और सिमेट्रिकल होता, n का वैल्यू 4 लेते और सिमेट्रिकल होता तो कितना आंसर आता? 8. So 6 here. 2 पे पावर 4 16 हो गया। अच्छा, sir. 14 होगा सर। तो 14 होना चाहिए। 14 होगा सर। माइनस 2 14 आइसोमर्स बनता, 14 आइसोमर बनता। पूरा कहानी ऊपर से पढ़ना। अगर n नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर है, अगर n नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर है, मॉलिक्यूल को देखिए ध्यान से, मॉलिक्यूल असिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है? अगर असिमेट्रिक है, कहानी बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ GI इज 2 पे पावर n, 2 पे पावर n डाल दो, नंबर ऑफ GI मिल जाएगा। लेकिन अगर सिमेट्रिकल है, तो n का ऑड और n का इवन फॉर्मूला बदल जाएगा। n का ऑड, n का इवन फॉर्मूला बदल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो आई होप सो यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं है। बस एक मेरा बच गया है क्यूमिलिन। इस क्यूमिलिन को हम अगले दिन पढ़ाने वाले हैं और इस क्यूमिलिन के बाद आपको बहुत अलग तरीके का डिस्कशन हो जाएगा। ये GI का लास्ट सेक्शन है और उसके बाद फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये आज का पूरा डिस्कशन सबके लिए क्लियर है? कहीं कोई डाउट नहीं ना? No, sir. हाँ, इस फॉर्मूला को अगले दिन क्या करके बैठेगा? Sir, याद करके बैठेगा। ठीक है, और फिर देखते हैं उस पर कितना काम होता है। वैसे भी अगले दिन आप लोग बोले हैं कि सर क्वेश्चन लाइए, सर क्वेश्चन। ठीक है, Yes, क्वेश्चन। Question. चलो ठीक है, नेक्स्ट डे आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट डे से आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू। Welcome, sir.